आज के शो में इमरान खान पर 240 कनाल जमीन फराह गोगी के नाम पर हासिल किए जाने का इल्जाम, ट्रांसफर पोस्टिंग्स, गैर कानूनी इकदामात, फराह गोगी और दीगर की मुबैना करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, हमने ये सुना इससे पहले कि जब ये हुकूमत आई और उसके बाद तोशा खाना जो सब में पहला स्कैम हमने सुना, जिसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स आती रहीं। रिसेंटली हमने 3 घड़ियों का किस्सा और सुना जिसमें तकरीबन 36 मिलियन का मुनाफा मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर इमरान खान साहब को हुआ। घड़ियाँ तोशा खाने में आई नहीं थी और फरोख्त कर दी गई थी और इसका पैसा बाद में सरकारी खजाने में, जो कि खुद उनकी पॉलिसी थी 50%, उसके बरखिलाफ 2019 जनवरी में 20% जमा कराया गया। ये सूरत हाल यहाँ रुकी नहीं। फराह गोगी के किस्से अलीम खान साहब ने शुरू किए थे और उस हवाले से तहकीकात में पेशरफ्त है। आज से 3 या 4 रोज कबल हमने देखा कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के साबिक सीईओ और उसके साथ उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मेंबर जो थे कमेटी के, उनको गिरफ्तार एंटी करप्शन फैसलाबाद, एंटी करप्शन पंजाब ने फैसलाबाद में किया। ये 2 गिरफ्तारियां जो हुई, इसका ताल्लुक 10 एकड़ के एक प्लॉट से था। ये प्लॉट कहा गया कि इनको कोड़ियों के दाम यानी 60 करोड़ रुपए का प्लॉट तकरीबन 8 करोड़ के अंदर जो है इनकी कंपनी के नाम, डेयरी एक कंपनी के नाम पर ट्रांसफर किया गया। इस गैर कानूनी मुंतकली को लेकर सवालात उठ रहे थे, लेकिन आज एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को लिखे गए खत में फराह खान के हवाले से उनकी कंपनी की मजीद तफसीलात तलब की गई हैं। उनका कंपनी रिकॉर्ड जो है इस पर तलब किया गया। साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन के हवाले से गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से भी एंटी करप्शन इंक्वायरी कर रहा है। वहां पर होने वाली मुबैना ज़मीनों की मुंतकली और दीगर हवाले से भी एंटी करप्शन पंजाब अपनी इंक्वायरी कर रहा है। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी आए और उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए के एक हजम की बात की कि 50 बिलियन रुपए का के गबन हुआ है। 5 अरब की जमीन की मुंतकली और 50 अरब का गबन अवाम के साथ मुबैना तौर पे क्या हुआ है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, जरा उनकी जबानी सुनते हैं पहले। कि 50 अरब रुपया इस कौम का जो है वो गबन करवाने के लिए आपने 5 अरब रुपए के एसेट्स, 458 कनाल अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम पे, 240 कनाल बनी गाला में फराह गोगी के नाम पे आपने हासिल की, और वो जिस ट्रस्ट के नाम वो एसेट्स हैं उसके सिर्फ 2 ही ट्रस्टी हैं, और वो इमरान खान साहब आप खुद हैं या आपके साथ आपकी अहलिया मोहतरमा है। राना सनाउल्लाह साहब ने मजीद ये भी बताया कि तोशा खाना हो या दीगर मामलात हो, इस हवाले से जवाब जब पूछा गया, तलब किया गया है, तो कोई जवाब हमें मौसूल, यानी हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तोशा खाना के बारे में और इसी ज़मीन के बारे में उन्होंने क्या बताया, ज़रा ये भी ज़रा सुन लें नाज़रीन, क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब। तोशा खाना, वैसे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों केसेस जो हैं कि 50 अरब कौम का गबन आपने करवाया और 5 अरब रुपए की आपने एसेट जो है वो हासिल किए, बाकायदा इंतकाल नंबर मौजूद है, रजिस्ट्री मौजूद है, इकरारनामा मौजूद है, उसकी कॉपी जो है वो मैंने आज से 10 दिन पहले पेश की थी। आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने ये नहीं आपने बताया, बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार हैं। यही नहीं बल्कि मजीद बात भी की उन्होंने, जो इंक्वायरी चल रही है इस हवाले से बताया कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि शफाफ तहकीकात का कहा है। ये कहा है कि अगर कुछ ऐसा मिलता है तो हमें बताएं। ये भी नहीं कहा अफसरान को कि आप जोर जबरदस्ती के साथ किसी भी तरह कोई केस बनाकर छोड़े, ये नहीं कहा, बल्कि इंक्वायरी का कहा है। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा ये भी सुन। आपकी जो फराह गोगियाँ और फराह गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो तकरीबन जो हर साल 700 से लेके 1100 अरब तक जो डेवलपमेंट जो है वो पोर्टफोलियो था पंजाब का,
उसमें सिर्फ 5% जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। 5% सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। ये हैरानकुन इंकशाफात सनसनीखेज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे, लेकिन सवाल बहुत सारे, हुकूमत यहाँ से आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। रेड वारंट्स की बात भी कर चुकी है। क्या ये सिर्फ करप्शन के खिलाफ यानी इमरान खान साहब की करप्शन के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है या हकायक की बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ाए जाएंगे मामला? रिंग रोड के हवाले से भी कल हमने आपको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट डिटेल में दिखाई थी कि किस तरह रिंग रोड के मंसूबे को लेकर पहले किस तरह उसको मुतनाज़ा कैप्टन महमूद का किरदार उसमें क्या रहा, और अब आने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर क्या अहम तरीन इंकशाफात हुए कि गुलजार शाह साहब और दीगर अफसरान, गुलजार शाह साहब ने बिलखुसूस मुबैना तौर पे किस तरह दीगर अफसरान को फोर्स किया कि वो रिंग रोड मंसूबे के हवाले से अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके अंदर अपना जो है साइन कर सके। यही नहीं बल्कि कंप्लेनेंट जो थे इस वक्त साबिक रावलपिंडी के कमिश्नर, उनके भी इस वक्त ये DGRDA का साबिक सामने आया कि उनसे भी फोर्सफुली ये सब कुछ साइन करवाया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ ज़ैगम खान साहब से करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़-ए-निगार है। ज़ैगम खान साहब, ये तफसीलात जो आ रही हैं ये कितनी चौंका देने वाली हैं? ये रियल एस्टेट हर के साथ ही नेक्सस होता है, लेकिन इमरान खान साहब के मामलात रिंग रोड के हवाले से हों या ये तफसीलात जो सामने आ रही हैं गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी या फरा के किस्से और 57 अरब का मामला जो राणा साहब सामने लेकर आए हैं, ये कितना चौंका देने वाले इंकशाफात हैं ज़ैगम साहब? देखिए, मेरी राय में वो लोग जो इमरान खान को एक ईमानदारी का देवता समझ बैठे थे और उनके नैरेटिव पे यकीन कर रहे थे, उनके लिए तो शायद चौंका देने वाली होंगी। लेकिन जो सूरत हाल को देख रहे थे, और आप और मैं लोगों से भी जुड़े हुए थे, लोगों से भी बात कर रहे थे और कुछ बाखबर थे और तज्जिया भी कर रहे थे, मेरे ख्याल है हमारे लिए तो ये इन्फॉर्मेशन न्यू नहीं है और ना ही बैनुल अक़वामी अदारों के लिए नहीं है। देखिए, दुनिया का जो करप्शन पर सबसे बड़ा इंडेक्स है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, वो गुज़श्ता 4 साल में आपको यही बता रहा था कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। कम होने के बाद इमरान खान साहब के दौर में करप्शन बढ़नी शुरू हुई। फील्ड में भी हमें यही पता चल रहा था, लोग भी ये बता रहे थे कि रेट बढ़ गए हैं। अब इमरान खान से अगर आप इसको जोड़ें तो इमरान खान का उस सरमायादार से ताल्लुक जो सरकार से फ़ायदा उठाता है वो बहुत गहरा रहा है। 2018 के इलेक्शन से पहले उन पर जिस तरह इन्वेस्ट किया गया, आप सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की मिसाल ले लें, वैसे टोबैको इंडस्ट्री भी इसमें आती है और सेक्टर्स भी आते होंगे, कि शुगर इंडस्ट्री का जहाज, शुगर इंडस्ट्री का हेलीकॉप्टर, शुगर इंडस्ट्री के अरबों रुपए, वो इमरान खान को इलेक्शन लड़ाते हैं। इमरान साहब जब आते हैं हुकूमत में तो शुगर इंडस्ट्री हमारी जेब से इमरान खान साहब की हुकूमत की कैलकुलेशन के मुताबिक 250 अरब रुपए नाजायज निकाल लेती है। एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता, किसी तरफ इंक्वायरी नहीं जाती। यानी किसानों को गन्ने का वही रेट मिला, लेकिन गरीब लोगों जो चीनी खरीदते थे और वो किसान जो वापस चीनी खरीदते थे, उसका रेट डबल हो गया। अब अगर आप आगे बढ़ें, इमरान खान साहब के दौर में शुगर इंडस्ट्री से उनका मामला उस तरह नहीं रहा। इस अरसे में टोबैको इंडस्ट्री ने बहुत फ़ायदा उठाया, वो उनके बहुत करीब थी। फिर रियल एस्टेट के साथ उनका ताल्लुक गहरा होता गया। रियल एस्टेट को, लैंड माफिया को उन्होंने फिर अरब रुपए के फायदे दिए। उनके इर्द गिर्द जो लोग नजर आ रहे थे, या तो वो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखते थे या उनके करीब होने की वजह से उसका फायदा उठा के वो रियल एस्टेट की तरफ जा रहे थे और रियल एस्टेट से माल बना रहे थे। उनके बहुत करीब लोग भी, फरा गोगी साहिबा का भी मामला रियल एस्टेट वाला है कि वो भी फायदा उठा रही थी, लेकिन उनके करीबी दोस्त भी जो रियल एस्टेट से बाकायदा बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो रियल एस्टेट में माल बना रहे थे। और मेरा ख्याल है यहाँ पे कैलकुलेशन ये थी कि अब आगे चलते हुए जो अगला इलेक्शन है वो रियल एस्टेट की मदद से लड़ेंगे। तो ये जो ताल्लुक था उनका, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, सरमाए और हुकूमत का जहाँ पे ताल्लुक बनता है, मेरा ख्याल है इमरान खान उसको जिस लेवल पर लेकर गए, जिस मिराज पे लेकर गए, वो हमने पहले नहीं देखा था। और जितनी रिपोर्ट आ रही है आपको वही कुछ दिखा रही है। और पाकिस्तान में जो करप्शन की असल शक्ल है, जो बड़ी करप्शन है, वो इसी तरीके से होती है। आपने बताया ना जो नेक्सस था रियल एस्टेट के साथ। मैं मोहसिन बेग साहब को भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़-ए-निगार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मोहसिन साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये फरमाइएगा, क्योंकि जो केसेस इमरान खान साहब दौरे हुकूमत में बने, यानी जिस तरह इमरान खान साहब दौरे हुकूमत के अंदर जो आपके खिलाफ बिलखुसूस कार्रवाई हुई और जिस तरह जुल्म हुआ, फिर दीगर लोगों के खिलाफ हुआ, आज हमने देखा कि अभी राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये जो इंक्वायरियां हो रही हैं फराह गोगी के खिलाफ या दीगर के खिलाफ, ये सिर्फ इंक्वायरियां हैं,
कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, पहले इंक्वायरी हो रही है। और दूसरी बात, हमने किसी अफसर पर दबाव नहीं डाला कि आपको केस बनाना ही है, कुछ मिले ना मिले। हमने कहा है आप अगर कोई केस है तो बनाए, नहीं है तो नहीं बनाए, यानी किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। क्या कोई फर्क है वाकई में जो राना सलाह साहब कह रहे हैं उस दौर के एहतसाब में और आज थोड़ा बहुत जो हो रहा है, या सिमिलर है मामला? मोहसिन साहब जी, बेसिकली थोड़ा सा फर्क इसलिए आपको नजर आ रहा है कि ये लोग जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये चाहते हैं कि अगर सॉलिड एविडेंस की बेस के ऊपर अगर केस बने तो बने, अदरवाइज नहीं बनना चाहिए। प्रीवियस हुकूमत ने जिस तरीके से लोगों पे केसेस बनाए, नैब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, FIA को और पुलिस को, तो ये नहीं चाहते कि उस तरीके से हो। मैं बड़ी आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि इनकी कैबिनेट में भी इत्तेहादी जमात की जितनी हुकूमत है उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर गलत केस नहीं बनना चाहिए अनटिल के इंक्वायरी के कंक्लूड होने के बाद एक सॉलिड एविडेंस हो। तो अभी क्योंकि खान साहब को ये शक था, शुबा था कि ये मुझे राइट अवे, क्योंकि उनके दिल में खुद चोर है, जिस तरीके से उन्होंने अपने मुखालफिन को अरेस्ट करवाया, तशद्दुद करवाया, केसेस बनाए, तो उनको शक था कि शायद ये मुझे अरेस्ट करेंगे। इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ के आगे भी ये बात रखी कि मुझे अरेस्ट ना करें और मेरे पे केसेस ना बनाएं। और ये जो अपनी स्पीचेस में वो जो बातें कर रहे हैं वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या करप्शन की, किस तरीके से उनके इर्द गिर्द लोगों ने माल बनाया, करप्शन की, उनके घर के अंदर जो लोग थे, तो वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि मुझ पे। और ये जो धमकी, कल भी उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं बता दूंगा। तो बताना अगर हो तो आप बताइए, जो सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं फराह गोगी का या उनकी मिसिस का या मिसिस के बच्चों का या बाकी जो कुछ जिनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, उसका जवाब होना चाहिए, ना कि आप अदारों को इस तरीके से थ्रेट करेंगे अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं ये कर दूंगा। तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल फेक केसेस या हेस्ट में कोई केस नहीं बनाना चाहिए आपके पास प्रूफ हो, क्योंकि देखिए फेक केसेस, उसका विक्टिम मैं भी रहा हूं। एक ही दिन में 5 FIRs काट दी गई और अल्लाह का शुक्र है वो सारी आपके सामने है, कोई चीज थी नहीं। तो इस चीज के मैं खिलाफ हूं, लेकिन इनके दिल में चोर है, ये खुद गिल्टी है, इनको पता इन्होंने क्राइम क्या किया। और ये जो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरीज के तहत केस ना बनेंगे, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं या इनकी फैमिली के लोग हैं। और ये समझ रहे थे कि इलेक्शन में जाएंगे तो मैं शायद जीत के वापस आ जाऊंगा, वो कभी होगा नहीं। देखिए ग्राउंड रियलिटीज बड़ी दूर है। आपको 4.25 साल गवर्नमेंट मिली, आपने जो वादे, दावे और जो बयानात और आपका जो मंशूर था, आपने उसके ऊपर 1 इंच अमल नहीं किया। हाँ, कुछ लोग अभी भी आपके फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, होना भी चाहिए, लेकिन आपने जो कहा अभी भी आप प्लान दीजिए, बजाय इसके कि आप उनको जो डाकू जो भी आपके आप इल्जामात लोगों पे। तो मोहसिन साहब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का भी हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। मैं इसका जवाब ब्रेक के बाद आपसे लूंगा मोहसिन साहब। मजीद सवाल जैगम साहब और आपसे गुफ्तगू भी होगी, यकीनी तौर पर इन केसेस के हवाले से जो जनाज़ीन अब हमारे सामने आ रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इमरान खान साहब के दौर में जो होता रहा उस पर भी बात करेंगे कि वो किस नाम पर, जो एहतसाब के नाम पर क्या क्या उन्होंने किया है। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम सवालात, कुछ अहम इंक्वायरीज हैं एंटी करप्शन की जिन्हें पेशरफ्त है। आज SECP को एक एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से खत लिखा गया है। फराह खान के हिस्से उनकी कंपनी का रिकॉर्ड तलब किया गया है। इससे कबल फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट के 2 अफसरान को गिरफ्तार किया गया था, साबिक CEO गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने एक 60 करोड़ रुपए की प्लॉट की अलॉटमेंट तकरीबन 8 करोड़ में फराह खान की कंपनी को करी थी। 57 अरब रुपए का एक मामला वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब उठा, 458 कनाल जमीन का ट्रांसफर, 260 कनाल जमीन का मामला, ये सारे किस्से कहानियां सामने आना शुरू हो चुकी हैं, बल्कि इन पर हम कह सकते हैं कि तहकीकात भी शुरू हो चुकी है। जैगम खान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जो लोग मुस्तफीद हुए, आप अभी बता रहे थे शुगर इंडस्ट्री या रियल एस्टेट टाइकॉन्स, क्या वो लोग या फिर जैसे फराह खान है, ऐसी इतलात भी हैं कि शायद वादा माफ गवाह बन जाएंगे? आपको लगता है कि
ये लोग जो मरात हासिल करते रहे या बदले में कुछ मुबैना तौर पे देते रहे रूलिंग फैमिली को, क्या वो वादा माफ गवाही बन सकते हैं जैगम साहब? मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग बहुत ज़्यादा दबाव उठा सकते हैं। जब इन पर दबाव आएगा तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए और फिर अपने जो मफादात उन्होंने हासिल किए उनको बचाने के लिए इनमें से बहुत से लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। लेकिन आप ज़हन में रखिए कि अदालत में वादा माफ गवाह की जो हैसियत है वो बहुत कम होती है। अदालतें उसको सबूत के तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती। इसलिए बेहतर होगा कि ये हुकूमत जो दूसरे ज़राए हैं एविडेंस के, जो ज़्यादा तकड़े हो सकते हैं, आखिर पैसे की मनी ट्रेल हो सकती है ना, किसी ने दिए होंगे, किसी ने लिए होंगे, कहीं से चले होंगे। जो हुकूमत कुछ बता भी रही है कि उनके पास कुछ मनी ट्रेल है, कुछ सबूत है, मेरे ख्याल है उस सबूत पर ज़्यादा काम करना चाहिए और थोड़ा सा नेट वसी करना चाहिए। है तो ये बहुत अफसोसनाक। एक अच्छी बात जो लग रही है कि अभी तक इन्होंने उस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं की जिस तरह पीटीआई के दौर में हुई थी, जिस तरह नैब कर रहा था कि इंक्वायरी के लेवल पर, इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर पकड़ के धर लिया और फिर 6-6 महीने बाद, साल बाद उनको मुश्किल से आला अदालतों से जमानत मिली। तो मुझे लगता है कि नैब के जो कानून में तरमीम हुई है उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी तो इस वक्त खुद जो है वो पीटीआई है। बताएं कि जो जिन लोगों को मराद मिली वो सिर्फ इनसे नहीं बल्कि और लोगों से मराद लेते रहते हैं। वो हर हुकूमत में ही हमने देखा है कि आगे पीछे कहीं ना कहीं होते हैं। तो ये लोग तो फिर बच के यानी निकल जाएंगे। और आप जैसा कह रहे हैं कि ये हल्के होते हैं, ये वादा माफ गवाही बन जाते हैं, लेकिन उस एविडेंस की अहमियत नहीं होती। लेकिन दे आर देयर और ये दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक तरह से हम कह सकते हैं। जैगम साहब, असल सवाल ये है, देखिए जो सवाल आपने उठाया है वो पूछने वाला सवाल वो है, और अवाम को और हमें जो सवाल उठाना चाहिए वो ये है कि सरमाए का और सियासत का और सरमाए और रियासत का जो नेक्सस बन गया है इसको किस तरीके से तोड़ा जाए, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत भी तबाह हो रही है, पाकिस्तान की जमहूरियत भी तबाह हो रही है और पाकिस्तान की मईशत भी तबाह हो रही है। इसी की वजह से पाकिस्तान का सरमाया जो है वो गैर पैदावारी सेक्टर्स की तरफ जा रहा है। दुनिया में कहीं इस तरह नहीं है कि खाली प्लाटों पर, मील थैले प्लाटों पर एक कौम ने अपनी पूरी दौलत जो है वो लुटा दी हो, बजाय इसके कि लोग बैंकों की तरफ आएँ, लोग जो है वो कारोबारों की तरफ जाएं, बैंक जो है लोग जो है वो आके स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करें। लोग प्लाटों में जाके दबा देते हैं इसलिए कि उन प्लाटों को प्रमोट किया गया है। अच्छा, मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ भी इस सवाल को मैं लेकर आना चाहूंगा। ये बताइए, एक आपने बात की कि दिल में चोर है गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी हो सकती है, शायद इसलिए पहले से एक ऐसा नैरेटिव तश्कील दिया जा रहा है। ये फरमाइएगा कि क्या दिल में ये भी चोर है कि कुछ वीडियोस और ऑडियोज भी आ सकती हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत जेर गर्दिश रही है ये खबर। आपकी अपनी इत्तलात इस बारे में क्या है और ये भी खौफ है क्या? देखिए, मैंने भी इस तरह मीडिया में और ये कोई बताओ क्या हो सकता है। अच्छा जी, मोहसिन साहब आपकी आवाज़ थोड़ी कट के अगर आ रही है, अगर हम इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं। इन द मीनवाइल मोहसिन बेग साहब का जवाब दोबारा लेते हैं। जैगम खान साहब, आप बताइएगा आपकी इत्तलात ऐसी कुछ है, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि कुछ एक ऑडियो तो आई सामने बुशरा बीबी की और इस पर डॉक्टर अरसलान खालिद की, क्या इस तरह की और वीडियोस ऑडियोस का खौफ भी है और है मार्केट में? आपको लगता है कि ये आ सकती हैं? अंसार अब्बासी साहब की भी एक स्टोरी थी इस बारे में। जी जैगम खान साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, जैगम खान साहब भी गालिबन साथ इस वक्त नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि दोनों मेहमानों को दोबारा प्रोग्राम में ले सकें। मोहसिन बेग साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो जी मोहसिन साहब, आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा जी। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आते हैं, दोनों जो मेहमान हैं उनसे रब्ते हैं। इस ब्रेक के बाद अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हक़ाइक़ होंगे बेनकाब। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं।
कुछ अहम मुकदमात में और कुछ अहम करप्शन इंक्वायरीज में होने की पेशरफ्त आपके सामने रख रहे हैं। ये बयानिया और ये इमरान खान साहब का मुसलसल कहना कि करप्शन उनके दौर में नहीं हुई, लेकिन वो सारे नेक्सेस जो उनके रियल एस्टेट टाइकून से थे या फराह गोगी के जो कारनामे थे, वो सारे आपके सामने आज रख रहे हैं। किस तरह से ये इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, एंटी करप्शन पंजाब किस तरह काम कर रहा है आगे, ये सारी तफसीलात भी आपके सामने रख रहे हैं। एक अहम सवाल जो हमने ब्रेक से पहले उठाया था कि क्या गिरफ्तारी के खौफ के अलावा भी कोई खौफ है और कोई वीडियोस और ऑडियोज का भी खौफ है? सहगम खान साहब, आपकी इत्तलात क्या है इस बारे में, और आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ है और हो सकता है इस तरह का जिसका खौफ भी है पीटीआई में? देखिए, सियासतदान को सबसे बड़ा खौफ तो अपनी नाकामी का होता है। इमरान खान की जो सियासत है, जिन नैरेटिव्स पर खड़ी है, अगर वो नैरेटिव्स इस तरीके से उनकी ये हालात होते हैं, इस तरीके से वो दिवालिया हो जाते हैं, तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी ख़तरे की बात होगी, बहुत बड़ी नुकसानात की बात होगी। अभी जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ आ रही हैं, वो भी उनके लिए काफ़ी डैमेजिंग है। एज ए जर्नलिस्ट जो मेरी राय है, मेरा ख्याल है मोहसिन बेग साहब भी मेरे से इत्तफाक करेंगे, देखिए वीडियोज़ और ऑडियोज़ का जो पैमाना होता है हमारे लिए, वो सिंपल ये होता है कि जो चीज़ लीक होकर हम तक पहुंची है, क्या उसका नशर होना पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या वो अवामी मफाद में है या नहीं है। अगर वो अवामी मफाद में है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसको फैलाएं भी, उस पर बात भी करें। तो इसका मतलब है अगर कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात है तो वो अवामी मफाद की बात नहीं होती, आमतौर पे उसको नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन अगर किसी विसल ब्लोअर ने, किसी ने अपनी वजह से, किसी भी वजह से कोई ऐसी वीडियो या ऑडियो शेयर की है जिसका मामला, जिसका ताल्लुक जो है वो अवामी मफाद से है, तो वो बहुत अहम होती है। अभी जो ऑडियोज़ आ रही हैं, आप देखिए, वो सरासर अवामी मफाद से ताल्लुक रखती हैं और वो हमें बता रही हैं कि गवर्नेंस किस तरीके से चल रही थी। इसका मवाजना आप उस ऑडियो के साथ कर सकते हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में लीक हुई थी और जिसमें जस्टिस कयूम ये एक कॉल में बता रहे थे गालिबन अपनी अहलिया को कि उन पर दबाव है शहबाज शरीफ की तरफ से कि उनकी मर्जी का फैसला दिया जाए और बेनज़ीर साहिबा को सजा दी जाए। तो क्या वो बाहर नहीं आनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ज़रूर आनी चाहिए थी। जिसकी वो जहाँ से भी आई उसका बाहर आना कौमी मफाद में था। इसी तरह अभी जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ आ रही हैं, उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनका आना कौमी मफाद में है। इमरान खान के लिए वो बहुत एम्बैरेसिंग है, क्योंकि उन्होंने जो एक इमेज बनाया हुआ था अपना और अपनी अहलिया का और अपने साथियों का और अपनी पूरी हुकूमत का कि हम बहुत ही ईमानदार हैं और बहुत ही अच्छे हैं और मुल्क की खातिर काम कर रहे हैं और हमारे नैरेटिव जो हैं वो सच पर मबनी है। मेरे ख्याल में वो सब दे आर कमिंग इनटू स्क्रूटनी। अब वो खुद आके कटहरे में खड़ी हो गई हैं वो सारी बातें और उन चीज़ों का एतबार ख़राब हो रहा है। इसीलिए आपको इत्तला है ऐसी कोई और वीडियोस और ऑडियोस की, और खासतौर पे ये जो नेक्सस है, ये फराह गोगी, बुशरा बीबी, फिर एक प्रॉपर्टी टाइकून बहरिया टाउन मलिक रियाज का नाम आ रहा है, फिर इमरान खान साहब, ये इस बारे में आपकी इत्तला थी पहले से? ये चेमे गोइयां थी? अभी जैसे राणा साहब बताए थे टीके जो थे 5% लेते थे डेवलपमेंट फंड का, पीटीआई के अंदरूनी हलकों को इत्तला थी इन तमाम मामलात की? देखिए, अगर मेरे घर में करप्शन का पैसा या करप्शन से हासिल की हुई चीजें आएंगी तो नेचुरली ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पता ना हो। तो खान साहब को शायद इल्म था, लेकिन जो लोग जिनका भी आपने जिक्र किया, उनके घर में जो लोग थे वो इतने हावी हैं कि खान साहब उनके कहने पे तो हुकूमत चला रहे थे। अब देखिए, उस्मान बुज़दार साहब को जिस तरीके से लगाया गया, उनका पीटीआई से कोई तल्लुक नहीं था। और आज भी देख लीजिए, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। पंजाब का इतना बड़ा प्रोविंस, इतने हैवी ड्यूटी बजट, और वहाँ जिस तरीके से पोस्टिंग, ट्रांसफर और जो करप्शन की गई, वो सबके सामने उस बेचारी पीटीआई को और पीटीआई के लोग तो खुद परेशान है। तो मकसद ये था कि खान साहब का ये कहना कि जी मुझे इल्म नहीं, लेकिन आप देखिए खान साहब सब बातों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन सवालात का जवाब नहीं दे रहे कि ये गोगी साहिबा ने या उनके घर में जो करप्शन हुई है, जो इल्जामात लग रहे हैं, उसका जवाब वो नहीं देते। तो ये नेचुरली अभी आप देखिए तोशे खाने का केस है, इतना एम्बैरेसिंग होगा, ये कल परसों आपकी नजर में आ जाएगा
उन्होंने कंक्लूड कर लिया उस केस को, उसकी इंक्वायरी और वो सारी चीजें रेफरेंस रेडी है, तो उसमें तो इन्होंने पिर्च प्यालियां और गुलदान तक नहीं छोड़े जो इन्होंने हासिल नहीं किए। तो ऐसी सूरत में आप ये कहें कि जी मैं सादिक भी हूँ, अमीन भी हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने, जिन साहब ने, वो जो चीफ जस्टिस थे सादिक, उन्होंने इनको सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हुई। ही वॉज नॉट सादिक एंड अमीन। तो ये जो करप्शन बड़ी हो छोटी हो, आप सारी कौम को ये बताते हैं रोज और थकते नहीं है कि जी चोर डाकू फलां फलां फलां। तो आप अपनी बात को कम से कम इतना हौसला रखें, अगर कोई सवाल आपके ऊपर उठता है तो आपने हौसला होना चाहिए कि आप उसका जवाब दे सकें और गलती को एडमिट करें, और जो गलती हो, जो केसेस और रेफरेंस है, उसको फेस करें, बजाय इसके कि आप रियासत और रियासत के इदारों को बयानात दे के धमका रहे हैं कि मैं सब बता दूंगा। आप बताइए, आप सब कुछ बताइए, फिर वो सवालात भी बताइए। और ऐसी भी मोहसिन साहब ऐसी ऑडियोज वगैरह आ सकती हैं आगे कुछ दिनों में, जैसे अंसार अब्बासी साहब जिनका जिस तरफ इशारा कर रहे थे, या दीगर एक ऑडियो आई भी फराह की और डॉक्टर असलान, इस वक्त बुशरा बीबी और डॉक्टर असलान खालिद की। मेरे ख्याल में मुझे नॉलेज नहीं है कि वीडियोस कब आएंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से चैलेंज करेंगे और लोगों को धमकाएंगे और डकेंगे तो नेचुरली चीजें बाहर आएंगी और वो पब्लिक, जैसे अभी मेरे दोस्त ने फरमाया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है और आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप सियासत करते हैं, आप लोगों पे बहुतान लगाते हैं, तो आप भी उसका सामना कीजिए। और आपने अपने दौर में जो लोगों की वीडियो ऑडियोज बनवाई, तो फिर एजेंसियां आपकी भी तो बनाएंगी ना। ये भी बताइएगा मोहसिन साहब कि आपने उस्मान मुज़्ज़ा साहब का नाम लिया कि वो इनएक्टिव है पंजाब के बाई इलेक्शंस में, ऐसी भी इत्तलात हैं कि शायद कुछ उस्मान मुज़्ज़ार या दीगर लोग जो हैं वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। क्या आपको लगता है ऐसी हकीकत है और फराह खान या दीगर लोग यहाँ आके खुद इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं? देखिए, उस्मान मुज़्ज़ार साहब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन वर्चुअली जो वहां पे चीफ मिनिस्टरशिप की जा रही थी और जिस तरीके से ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो कहीं और से हो रहे थे। तो उस्मान मुज़्ज़ार साहब, अगर फर्ज कीजिए आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या वो अरेस्ट होते हैं या वो अपने केसेस या जो करप्शन है उसका फेस करते हैं, तो वो ये कह सकते हैं कि जी मैंने तो इतना ही किया, बाकी तो मुझे नहीं पता कि किसने किया, और वो बताएंगे कि जो करने वाले थे वो कहाँ है और क्या वो माल ले गए। इनको अगर कुछ मिला भी होगा तो उसका पोर्शन बहुत छोटा होगा। और ज़ैगम साहब ये बताइएगा, ये जो ट्रेंड्स वाला मामला सामने आया है इस ऑडियो में कि गद्दारी के ट्रेंड्स बनवाने का, तो ये बाकायदा स्ट्रैटेजिक मीटिंग उनकी होती है, उसमें फैसले होते हैं, फिर ये पास ऑन होते हैं, फिर किस जर्नलिस्ट को टारगेट करना है, किस सियासतदान को टारगेट करना है, किस तरह टारगेट करना है, कितना माशरे में इंतशार हुआ है इस सियासत से ज़ैगम साहब? देखिए, जो 21वीं सदी के जिनको पॉपुलिस्ट कहा जाता है, ये जहां भी है इन्होंने माशरे में बहुत इंतशार फैलाया है इनकी सियासत ने। आप ट्रम्प साहब को देख लीजिए कि ट्रम्प की सियासत ने अमेरिका के साथ क्या हशर करके रख दिया है, किस तरीके से अमेरिका को तकसीम कर दिया है, क्योंकि वो जिस तरीके के नैरेटिव लाते हैं वो तकसीम के नैरेटिव होते हैं, और वो सियासत जो अपनी बढ़ाते हैं वो तकसीम और नफरत पर बढ़ाते हैं। अगर इमरान खान साहब को देखें तो वो जो रूल्स ऑफ द गेम हैं जमहूरियत के, उन्होंने उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। वो अपनी पॉलिटिकल अपोजिशन को अपोजिशन मानते ही नहीं है, उनको वो मुजरिम का नाम देते हैं, उनको वो दुश्मन का नाम देते हैं। अब तो माशाल्लाह वो इस्लामी टर्म्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद को हक पे गर्दानते हैं और उनको गर्दानते हैं कि वो सब बातिल हैं। तो यही कुछ पॉपुलिस्ट लीडर करता है, अपने सिवा सबको मुल्क दुश्मन करार देता है, अपने सिवा सबको करप्ट करार देता है। तो इमरान खान साहब ने ये जो तकसीम कर दी, एक बाइनरी बनाई है, यानी पूरे मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक वो और उनकी पार्टी है जो हक पर है, और दूसरे सब जो हैं वो बातिल हैं, और बेचारे मासूम नौजवानों को इस तरीके से चार्ज कर दिया है, उन्हें यकीन दिला दिया है कि बाकी सब लोग जो हैं, जो सब लीडर्स हैं, वो मुल्क के भी दुश्मन हैं, वो दीन के भी दुश्मन हैं, और वो करप्ट भी हैं। इससे ज्यादा तकसीम का तस्वुर तो नहीं किया जा सकता।
मुझे तो याद नहीं है कि पाकिस्तानी माशरे में इस तरह की तकसीम मेरी जिंदगी में पहले थी। ऐसी नहीं देखिए जगह मैं भी हमने काफी जी वक्त क्योंकि इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने आज वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मोहसिन बेग साहब का भी। नाज़रीन, एंटी करप्शन रिसेंट होने वाली कार्रवाइयाँ, तहक़ीक़ात में पेशरफ्त, मुख्तलिफ इंक्वायरीज जो हुई उसकी पेशरफ्त आपके सामने आज रखी, और साथ साथ दीगर तफसीलात उन मुबैना करप्शन के केसेस पे जो साबका दौरे हुकूमत में बिलखुसूस पंजाब में हमारे सामने आए। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।